विदर्भ टीवी में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि विदर्भ का युवा बेरोजगार क्यों है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं कि चाहे मिडिल क्लास हो या गरीब हो, हर किसी को एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है पता है, महत्व उन्हें पता है। हर पेरेंट्स अपने लेवल पर अपने बच्चों को पढ़ाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। बावजूद इसके हम देखते हैं कि जो विदर्भ के युवा है उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बड़ी राजा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र पालनदुरकर सर, जो कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी करते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं कि आखिर 8-9 के बाद या फिर 10th-12th के बाद उन्हें किस तरह खुद को पुट ऑन करना चाहिए, खुद को सामने रखना चाहिए और किस फील्ड में उन्हें जाना चाहिए और रोज़गार के बारे में क्या सोचते हैं वो यूथ को लेकर। इस पूरे बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है विदर्भ टीवी पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि आखिर विदर्भ का जो युवा है वो बेरोज़गार क्यों है। आप काउंसलिंग करते हैं, आप स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देते हैं, तो किस तरह के विषय आपके सामने आते हैं कि युवाओं को किस तरह का डर है कि हम विदर्भ में हैं इसीलिए हमारे पास रोज़गार की कमी है या फिर सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या लगती है आपको युवाओं? सही में तो देखा जाए तो विदर्भ के युवाओं का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है उन्हें गाइडेंस ना मिलने का। और दूसरी बात जो है कि जो अथक परिश्रम करने की एक इच्छा शक्ति होती है वह इच्छा शक्ति का अभाव हमारे विदर्भ के छात्रों में है। मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, मैं बड़ी राजा पार्टी का महासचिव तो हूँ, मगर उसके पहले मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं एनडीए यूपीएससी के लिए काउंसलिंग करता हूँ। किसी भी तरीके की मैं फ़ीस बच्चों से नहीं लेता। आपको बताना चाहूँगा कि मैं 24 साल गवर्नमेंट सर्विस में जॉब किया हूँ और उसके बाद 12 साल रहने के बाद भी मैं वीआरएस लेकर, जब मुझे ख्याल में आया कि विदर्भ के बच्चे में एक हमारे अभाव है। हमारा बच्चा 12th होता है मगर वो मिलिट्री में या फ़ौज में खड़ा रहता है एक सिपाही के भर्ती के लिए, जबकि होना ये चाहिए कि 12th के बेस पे उसने एनडीए को प्रिपेयर करके एज ए ऑफिसर बनना चाहिए। हमारे विदर्भ में बहुत से बच्चे ग्रेजुएट हैं, मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएट तो है ही, मगर उसमें ये होता है कि बच्चों को एक गाइडेंस लाइन नहीं होने की वजह से जो बच्चा, देखो किसी से भी आप पूछ लीजिए आज तो आपको यही बताएगा ग्रेजुएट हुआ बच्चा कि मुझे बैंकिंग के तरफ जाना है या मुझे रेलवे के तरफ जाना है, जबकि बैंकिंग की पढ़ाई करने के लिए उसे 2 साल देना पड़ता है और रेलवे के भी प्रिपरेशन के लिए 2 साल देना पड़ता है। मगर हमारे बच्चों को कोई किसी तरीके की गाइडलाइन नहीं होती है और ना ही हमारे विदर्भ के बच्चों में और पेरेंट्स में एक उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए इस बारे में कभी कोई चर्चा ही होती नहीं है। तो होता ये है कि हम जैसे जैसे पढ़ते हैं ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम सोचना चालू करते हैं कि हमें क्या करना है। और जब हमें क्या करना है तो एक जो प्रवाह चलता है कि बैंकिंग और रेलवे, बैंकिंग या रेलवे या टेलीकम्युनिकेशन, तो हमारा विद्यार्थी विदर्भ का वो उसी तरह खींचा जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि उसे एक सही दिशा से अगर गाइडलाइन मिले। मैं ये जो कार्य शुरू किया हूँ ये इसी इस पे सोशल बेस पे शुरू किया हूँ कि मेरा एक स्वप्न है कि यहाँ मेरे विदर्भ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज में एज ए ऑफिसर जाए या फिर वो उसमें ग्रेजुएशन जो हुआ है वो 2 साल मेहनत करके, कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं। हमारे बच्चों के दिमाग में ये डाला गया है कि यूपीएससी करना है तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना पड़ता है, हमारे 18-18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से देना चाहिए, ये अगर हमारे छात्रों को बताया जाए तो मैं यकीनन बताता हूँ कि उसका गोल अगर सेट कर दिया जाए तो वो अपने उम्र के 24वें साल में, यानी ग्रेजुएशन होने के बाद भी वो हार्डली 3 साल में वो इस देश का आईएएस आईपीएस ऑफिसर या सिविल सर्विसेज में वो एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है। जैसे कि आपकी बातों से साफ तौर पर पता चला है कि युवा जो है वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी कहीं ना कहीं डर है उनमें सिविल सर्विस में आने का या फिर क्लास 1 ऑफिसर बनने का भी एक डर उनमें नज़र आता है, जबकि पैशन होना चाहिए। तो इसकी वजह क्या कहेंगे आप? इसकी वजह मैं बताया ना कि एक तो हमारा पढ़ाई करने का एक ये नहीं है, उसके बाद हमारे दिमाग में या हम ऐसे लोगों से गाइडेंस लेते हैं कि जिन्होंने कभी उसके ऊपर कहीं प्रैक्टिस ही नहीं की या उनको तजुर्बा नहीं है।
तो जिसे तजुर्बा नहीं है जिसको तैरना आता नहीं, उससे आप पूछोगे कि किस तरीके से तैरना है, तो वो यही बोलेगा कि भाई पानी में जाने से आदमी मरता है। तो इस तरीके का हमारे विदर्भ के बच्चों के साथ एक ये हो रहा है। आज विदर्भ के बच्चों को गांव-गांव में, शहर-शहर में, स्कूल में उन्होंने IAS IPS ऑफिसर किस तरीके से होना चाहिए, इसलिए एक बहुत अच्छा एक सेमिनार की ज़रूरत है। जो कि होता यह है कि हमारे पास विदर्भ में बहुत से क्लास 1 ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हुए, लेकिन आज ये सोच बनी है कि मुझे क्या लेना है समाज से। जबकि हम नौकरी करते हैं उस वक्त उसी समाज के ऋण हमारे ऊपर होते हैं, उन्हीं के पैसों से हम पेमेंट लेते हैं, लेकिन हम जब सर्विस में रहते हैं या सर्विस के बाहर आ जाते हैं तो हम समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी विदर्भ की व्यथा है। सर, अगर IAS IPS करना है या फिर सिविल सर्विस में आना है तो क्या मतलब गाइडेंस किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं? तैयारी कहाँ से शुरू हो जाना चाहिए? और एम, सबसे पहला एम होता है एक खुद को तैयारी करने का, एक जो साल होता है 10th के बाद 12th के बाद मानसिक तौर पर खुद को प्रिपेयर करने का, तो क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। इसमें आपने पूछे कि कहाँ से तैयारी होनी चाहिए, इस बारे में मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को भी दोष देना चाहूँगा कि आज हर पेरेंट्स अपने फील्ड में बिज़ी है। बिज़ी तो कोई नहीं है, पहले भी हम लोग भी पढ़ते थे, हमारे माँ बाप भी बिज़ी थे, लेकिन आज हमारे हाथ में जो आ गया है व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, इसने हमको बेवजह में बिज़ी करके रखा है। आज यदि हमारा बच्चा स्टैंडर्ड में जाता है, हर एक बच्चे का बचपने से एक ख्वाब होता है कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, लेकिन होता ये है कि हम आज जब से हमारे हाथ में व्हाट्सअप आ गया है या हमारे आगे इडियट बॉक्स आ गया है यानी टीवी आ गया है, उसका रिमोट जब से हमारे हाथ में है, तो हमारा फैमिली का कम्युनिकेशन बिगड़ते जा रहा है। हमारे बच्चों से हमने बचपने से बात करनी चाहिए कि बेटा आपको क्या होना है। हर बच्चे को आप पूछ लीजिए, हर बच्चा आपको तीसरी चौथी का भी बच्चा होगा तो वो अपना एक ख्वाब बताएगा, वो उसका अपने पेरेंट्स का जिस तरीके का लेवल होगा या उसका जिस तरीके से उसने समाज में देखा होगा उसी तरीके का वो आपको बताएगा कि मुझे ये होना है या वो होना है। कोई बताएगा आपको मुझे टीचर होना है, कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर होना है। कुछ कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखा हूँ जहाँ यानी यहाँ वीर गाँव में एक NSS का कैंप था, वहाँ मुझे बुलाया गया था और मैं लेक्चर के बाद जब वहाँ पर बच्चों से पूछा खेड़े में कि आपको क्या बनना है, तो आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ पर जो 20 बच्चे थे, 20 बच्चों में से 19 बच्चों ने बताया कि मुझे पुलिस का बड़ा ऑफिसर होना है, कलेक्टर होना है, लेकिन वहाँ पर किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर करना है। लेकिन सिर्फ एक ही बच्चा था जिसे उसको सिर्फ टीचर बनना था। तो ये इस तरीके से अगर हम बच्चों के साथ वार्तालाप घर में करते हैं और उसे फिर उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को उस पर ये करें। अगर किसी को दिक्कत आती है तो फ्री में काउंसलिंग हम लोग करते हैं। मेरे जैसे बहुत से लोग हो गए शायद जो फ्री में काउंसलिंग करते हैं, लेकिन फ्री में आजकल कोई करता नहीं है क्योंकि हर किसी ने अपना बिजनेस बना के रखा है। तो अगर हम बच्चों को सही में काउंसलिंग करें तो बच्चों को 8 से ही उनका टारगेट फिक्स करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हाई वी प्रिपेयर फॉर द NDA एंड UPSC। तो अगर हम बच्चों को, जैसे पहले भी मैं बताया कि हमारा बच्चा 12th में होता है तो वो 12th करने के बाद वो सिपाही के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसे अगर 8वीं से गाइडेंस किया जाए कि बेटा आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, आपका इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका गैट अच्छा होना चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा और ज़्यादा ख्याल दो, तो वो बच्चा जो है वो बच्चा घर में स्टडी करके अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ अगर वो NDA का थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दे तो वो बच्चा आसानी से थोड़ी मेहनत करके NDA के लिए प्रिपेयर हो सकता है। अब क्या होता है कि हर बच्चा तो NDA में सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि 2-2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 400-500 वैकेंसी होती है। मगर जब वो उसे पता होता है कि मुझे NDA करना है, NDA में मैं अगर पास होता हूँ तो 12वीं के बाद मुझे एक पैसे का खर्चा नहीं है, उसके बाद मेरा 3 साल का ट्रेनिंग होने के बाद भी मुझे ग्रेजुएट के लिए भी पैसा मेरे माता पिता का जाने वाला नहीं है, और चौथे साल में मैं जैसे एकेडमी में जाता हूँ तो मेरा बेसिक चालू हो जाता है 56,000 का। तो ये जब उसके दिमाग में बैठ जाएगा तो वो बच्चा आसानी से उस तरफ काम करना चालू कर देगा। अब उसे जाना है तो वो पढ़ाई के साथ
ऑब्वियसली वो बाकी का रीडिंग भी करेगा, तो उसमें क्या होता है कि उसका मेंटल पावर आईक्यू जो है वो बढ़ते जाता है। और इस तरीके से जब हम उसे बताना चालू करते हैं तो एनडीए में नहीं भी गया 16.5 से 19.5 में, तो उसको फिर ग्रेजुएशन में जब होता है तो 21 से 24 साल तक वो सीडीएस में जा सकता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में। अब होना ये चाहिए कि जब वो बच्चा, उसको फर्स्ट ईयर में भी एक चांस मिलता है एनडीए के लिए, और आगे उसको अगर फिक्स किया है उसने कि मुझे मिलिट्री में ही जाना है, तो फिर उसके लिए सीडीएस रहता है जो 24 साल तक है। लेकिन अगर वो फिर से अपना ऑप्शनल साथ में रखे ऑप्शन कि नहीं, मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज को भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन का वो तो यूपीएससी के भी लिए है और सीडीएस के लिए भी है, तो वो अगर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई सेकंड ईयर से अगर शुरू कर दे, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करे, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल मेहनत ले, जो न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर हम देखते हैं कि घर घर में आते हैं, लेकिन मराठी न्यूज़पेपर आते हैं, जबकि यूपीएससी एनडीए को जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उन्होंने द हिंदू पढ़ना चाहिए या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे बच्चे कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक विल पावर होने की। जब आपका विल पावर स्ट्रांग होगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे करना है, और उसे कोई थोड़ा सा पुश कर दे कि नहीं बेटा ये तुम कर सकते हो, तो यकीनन हमारे विदर्भ का हर बच्चा एक तो यूपीएससी में जाएगा या एमपीएससी में फेस करके तो भी यहाँ पर अच्छी सर्विसेज में आएगा। सर, आमतौर पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। हर परिवार चाहता है कि बच्चे को पढ़ाने के बाद उसे एक नौकरी मिले, लेकिन सिविल सर्विस में आने के पहले एक सिक्योर जॉब के तौर पर जब कोई युवा चाहता है तो हम देखते हैं कि पहले वो इंजीनियरिंग करता है, क्योंकि उसे डिग्री चाहिए, उसे सिक्योर जॉब चाहिए। चाहे वो सिविल सर्विस में आने के बाद हम खुद को उतने प्रिपेयर करके जॉब के लिए तैयार ना हो सके, सक्सेस ना हो सके, तो इससे क्या कहेंगे आप कि घूम फिर के मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो सब प्रिपेयर करने के बाद फिर सिविल सर्विस में आते हैं, इतने साल भी उनके जाते हैं, कामयाबी तो कई हद तक कई लोगों को मिली है। हम देखते हैं कि सिविल सर्विस में जो ऑफिसर है उनका इंजीनियरिंग हो चुका है, काफ़ी हद तक हम ये देखते हैं, लेकिन वो घूम कर उतने साल उनके वेस्ट होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हो। और बेरोज़गारी में हम जब देखते हैं तो मैक्सिमम हमारा मिडिल क्लास का बच्चा ही बेरोज़गारी में जूझ रहा है। उसकी वजह यह है कि हम लोग, हमारे यहाँ एक ये हो गया है कि भाई इंजीनियरिंग में सभी बच्चे जा रहे हैं इसलिए मुझे इंजीनियरिंग करना है, एमबीबीएस में सभी बच्चे जा रहे हैं इसलिए मुझे एमबीबीएस करना है, मेडिकल फील्ड के बाकी जो फील्ड्स है उसमें हमें जाना है। लेकिन हमारे बच्चे ये नहीं सोचते कि अगर मैं इंजीनियरिंग करूँ तो मुझे 4 साल लगेंगे, एमबीबीएस अगर करना है तो उसे 5.5 साल लगेंगे, और एमबीबीएस के भरोसे तो उसे कोई क्लिनिक खोल के बैठा तो कोई जाएगा नहीं, आजकल तो सब देखते हैं एमडी, तो फिर उसमें 2 साल गए, बीच में 1 आध साल और जाएगा, तो इसमें 8.5 साल गए। इंजीनियरिंग अगर करना है तो 4 साल प्लस 1 साल उसका अप्रेंटिस यानी 5 साल गए। तो मैं विदर्भ के युवा से ये कहना चाहूँगा, इंजीनियरिंग ना कीजिए या मेडिकल फील्ड में ना जाइए ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको सही में सिक्योर करना चाहते हो और पूरा लाइफ अगर सिक्योर करना चाहते हो तो आप लोग बीए, बीकॉम या बीएससी करके भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो। देखिए, इंजीनियरिंग एक बच्चा करता है, हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री का वैसे भी अभाव है विदर्भ में, क्योंकि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस ने पूरा राजकारण करके उसमें यहाँ पर एक बेरोजगारी की खदान तैयार कर दी है। यानी आप देखोगे कि जितने विदर्भ में कॉलेजेस है इतने कॉलेज शायद ही कहीं हैं। हमारे यहाँ के बड़े बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ पर औद्योगिकरण या विकास का कभी भी सोचा नहीं। अभी इतने साल हो गए हम मिहान सुन रहे हैं, मिहान में भी आज कोई इतने प्रोजेक्ट नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होना चाहिए था। हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ मैग्नीज़ है, सभी कुछ है हमारे यहाँ। बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं पे बेरोजगार होते हैं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है। तो अगर बच्चे इन इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड या अदर फील्ड के तरफ जाने से अच्छा 3 साल में जहाँ ग्रेजुएशन होता है वहाँ अपना 3 साल में बीए, बीकॉम या बीएससी करे और उसी के साथ
अगर उन्हें थोड़ा गाइडलाइन मिले और वो सेकंड ईयर से, जब सा मैं बताया कि वो 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल जो होते हैं यूपीएससी में, वो लेकर इंग्लिश में अपनी वोकेबलरी बढ़ाते हुए अगर वो इस तरीके से ये करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत अच्छे जॉब पे जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा गोल जब हम सोचते हैं तो हम छोटा गोल तो हासिल कर सकते हैं। ये सोच है हमारी कि हमें क्या हासिल करना है। तो एक जैसा कि हम बोलेंगे कि उसमें यूपीएससी का टारगेट लेके वो चलता है, अगर यूपीएससी नहीं ये कर सकता है मगर वो उस वक्त इतना लायबल हो जाता है कि वो एमपीएससी आसानी से हो सकता है। कलेक्टर ना बने तो लेकिन इधर एसडीओ बन सकता है, एसपी ना बने लेकिन इधर एसडीपीओ बन सकता है, उधर आईएफएस ना बने लेकिन इधर डीएफओ बन सकता है। तो इस तरीके से बेरोजगारी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो बच्चों में बेरोजगार होने की वजह है वो एक है कि उनकी मानसिकता में उनके ये हुआ है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, जबकि वो बच्चा कर सकता है। और ये नहीं कर सकता, ये निगेटिविटी कहाँ से आती है? तो हमारे समाज में से ही आती है। हम ये देखते हैं कि वो बच्चा एक आधा, जैसे मैं आपको बताऊं कि एनडीए का जो क्वालिफिकेशन है, एनडीए के लिए 12th पास बच्चा चाहिए। अब ये 12th पास बच्चा है, इसलिए वहाँ पर 12th के बेस पे सभी बच्चे अपने फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। उन्हें ये पता नहीं रहता है कि इसका इंग्लिश टफ होता है, इसके इंग्लिश की मैथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंग्लिश हमारी वोकेबलरी अच्छे से होनी चाहिए, गैट होना चाहिए, हिस्ट्री सिविक्स सभी सब्जेक्ट का हमारे पढ़े होने चाहिए। तो ये इसके लिए भी एक प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट होते हैं। मैं किसी का मार्केटिंग नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ना किसी से मार्केटिंग है ना मेरा खुद का कोई इंस्टीट्यूट है, पहले बताऊंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके चैनल के लोग ये समझे कि भाई इनका कोई इंस्टीट्यूट होगा, किसी से टाई अप होगा। तो ये प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में ना जाते हुए भी बच्चे अगर घर में पढ़े, लेकिन उन्हें अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 8 घंटे अगर हम स्कूल की पढ़ाई को दे रहे हैं तो 8 घंटे में ही हमें बाकी का भी करना होगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी सबसे एक बात है कि आज जो हमारा बच्चा जिसके हाथ में हमने मोबाइल थमा दिए है, उसे मोबाइल से दूर रहना होगा, उसे सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, उसे खास करके पबजी में जो हमारे बच्चे अटके हैं उन्हें पबजी से बाहर निकालना होगा। आज मुझे बड़े गौर से मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त अभी 6 सितंबर को जो एग्ज़ाम हो रही है एनडीए की, इसके लिए मेरे गाइडेंस से गए जिन लोगों को मैंने गाइडेंस किया, ऐसे 40 बच्चे इस वक्त एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं। सर एक सवाल आपसे ऐसा भी है कि जब आप काउंसलिंग करते हैं तो किस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? उनकी मतलब बहुत से स्टूडेंट्स की कुछ सेम प्रॉब्लम्स भी होगी जो आप विदर्भ टीवी के माध्यम से बताना चाहे कि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उन्हें कुछ गाइडेंस मिल सके कि आखिर उनकी प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस में कमी उनकी प्रॉब्लम होती है, या फिर जो एजुकेशन में पैसा लगने वाला है वो प्रॉब्लम होती है, या फिर सही गाइडेंस। तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि 2-3 थॉट उनके दिमाग में होते हैं कि हमें 2-3 चीज़ें करना चाहिए, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं रास्ता चूक जाते हैं और एक बार एडमिशन लेने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, 8वीं से आते हैं। कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए अलर्ट होते हैं तो वो तो 4थी में भी बच्चे रहते तो आ जाते हैं, क्योंकि फ्री में है ना, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, तो फ़ोन करके आ जाते हैं। मेरी जैसी भी अवेलेबिलिटी रही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सेमिनार भी लेता हूँ, लेकिन सेमिनार मेरे जो होते हैं जैसा कोल्हापुर, उधर सातारा, सांगली भी होते हैं, तो यहाँ पर जब सेमिनार होते हैं तो मैं जाने आने की टिकट लेता हूँ और मेरा जो रहता है खर्चा यानी रहने का उतना ही मैं लेता हूँ। बाकी जैसे लोग लेते हैं कि हर पर कैंडिडेट के पीछे उनका कुछ रहता है, वैसा मुझे पता नहीं। आज तक बहुत लोगों ने मुझे बताया कि सर आप आओगे तो क्या लोगे, आपके चार्जेस क्या है, तो मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया कि चार्जेस किस तरीके से फिक्स होते। तो जो बच्चे आते हैं तो बच्चों का सबसे पहला पेरेंट्स का यानी प्राइमरी स्टेज का ये रहता है कि सर ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, उसका खेलने का एज है, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या पेरेंट्स सही में अपने बच्चों पर ख्याल देते हैं? हम सिर्फ स्कूल के और ट्यूशन के भरोसे हमारे बच्चों को रख रहे हैं। हम देखेंगे कि हमारे बचपने में हमारे साथ एक कंबाइंड फैमिली होती थी, जहाँ पर दादा दादी होते थे, चाचा चाची होते थे, कहीं पे हमें अवान्तर यानी जो जिसको हम बोलेंगे कि एक कोई कहानी बताई जाती थी। आज वो वातावरण नहीं है, खेल में पढ़ाया जाता है। आज तो ग्राउंड के बाहर बच्चे निकलते ही नहीं हैं। खैर अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं भी रहे तो आप देखो तो बच्चों के हाथ में घर में मोबाइल रहता है।
इधर माँ बाप के हाथ में मोबाइल रहता है, उधर बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है और सब आप अपने इसमें ये होते। तो इससे हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो आते हैं मुझे कि 10th के बेस पे जो सही में अलर्ट है, वैसे लोग आते हैं कि सर मैं 10th के बाद क्या करूं। तो 10th के बाद आपको करने के लिए बहुत से ये है, लेकिन आप क्या सोचते हो ये मायने हमारी सोच निर्भर करते हैं। कोई भी काउंसलर आपको क्या करना है ये बताएगा। पैसे लेने वाला एक सीटिंग नहीं 2 सीटिंग लेके आपको बुलाएगा, उसको आपको ये कर देगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि जिस रास्ते को हम सभी जा रहे हैं उस रास्ते से हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो रास्ते पे तो आगे चल के बहुत रश होना है। ठीक है, जैसे आज हम भी देखते हैं कि एक रास्ता जो है वहाँ चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं, आगे जाके ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन हम अगर हमें कोई बताए कि भैया ये रास्ता है इधर से थोड़ा, लेकिन बीच में थोड़ी सी आपको दिक्कतें आ सकती है, आप उतना पार करो तो चले जाओगे, तो वो अगर थोड़ा सा बाजू से हट के अलग ढंग से अपनी तैयारी करे तो वो यूपीएससी एमपीएससी में आराम से जा सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो आते हैं बच्चे वो ये आते हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सर मुझे करना तो है लेकिन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है। तो मैं समाज के हर वर्ग से ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके नज़र में जहाँ कहीं भी ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी दिली इच्छा है, और ऐसे बच्चे हमको, जैसा हम बोलते हैं कि कमल कीचड़ से खिलता है, ऐसे ही इन बच्चों में जिनमें जोश है ये बच्चे हमें स्लम में मिलते हैं। ये बच्चे ऐसे घरों में मिलते हैं जिनके माँ बाप एक वक्त कमाकर 2 वक्त किस तरीके से अपने बच्चों को खिलाए, खुद का पेट काट कर जीते, ऐसे घरों में ये बच्चे मिलते हैं। आज हमें हमारा एक सामाजिक दृष्टिकोण ख्याल में रखते हुए जितने समाज सेवी संगठन हैं उनसे, हर समाज से मैं ये कहूँगा कि आपके हर समाज में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कॉपी किताब नहीं मिलती, जो पढ़ना चाहते हैं कॉपी किताब कहीं से मिल जाए लेकिन उनके पास एक बैग नहीं रहता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मेरे घर से कॉलेज दूर है तो मैं रेगुलर नहीं जा सकता हूँ। तो ऐसे जितने जितने सेवाभावी लोग हैं, कुछ प्रोफेसर्स लोग हो गए, कुछ टीचर्स लोग हो गए, तो ऐसे लोगों ने उन बच्चों को ख्याल दे के उन्हें पढ़ाने की ज़रूरत है। समाज में हमारे पास बहुत सी चीज़ें, हम हमारी 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर आकर हम हमारे फैमिली के साथ एंजॉय करते, 1 घंटा समाज के लिए दीजिए। 1 घंटा सिर्फ आप उन बच्चों को अगर दोगे तो वो बच्चा कुछ बनने के बाद यकीनन आपको ऐसा लगता होगा कि आज मेरा नाम नहीं लेता, लेकिन नाम लेने की अपेक्षा, बगैर कोई फल की अपेक्षा रखे आप एक पौधा लगा के देखिए, जब उसको फल आएगा तो उसका जो आनंद होता है वो बहुत ही अलग होता है। बहुत ही बढ़िया बात कही है। सर, उन सिविल सर्विस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे जिनको पहले अटेम्प्ट में या फिर दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती है? और एक हम देखते हैं कि समाज में इस वक्त युवाओं का वो दौर चला है कि डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। तो जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो पेशेंस लेवल भी उतना ही रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए बच्चे में बताया, जैसे एनडीए के लिए बताया कि 12th का क्वालिफिकेशन होता है, सेम हमारे यहाँ ये भी होता है कि हमारा ग्रेजुएशन के बेस पे होता है। बहुत कम बच्चे जो होते हैं कि 2 साल 3 साल पढ़ाई करने के बाद होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 साल पढ़ाई करने के बाद भी किसी कोचिंग क्लासेस में यहाँ से पूना या दिल्ली जाके वो बच्चे कोचिंग लगाते हैं और फिर पहले इसमें ही फेल हो जाते हैं, तो उन्हें डिप्रेशन आता है, जैसा आपने बताया। और वो डिप्रेशन आने के बाद फिर वो सोचता है कि नहीं, ये मेरे से नहीं होने वाला है। लेकिन वो बच्चा ये नहीं सोचता कि ये मेरे लिए एक जिसको प्राथमिक तौर पर दी गई, जिसको हम क्या बोलेंगे कि एक टेस्ट एग्ज़ाम थी मेरे, तो एक टेस्ट एग्ज़ाम थी और उसे मैंने दिया हूँ और उसमें मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मुझे एक यूपीएससी का एग्ज़ाम किस तरीके से रहता है ये तो पता चला, यूपीएससी का पैटर्न पेपर का किस तरीके से रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये तो मुझे पता चला। ये अगर सोचकर फिर से उसे अटेम्प्ट करें, देखिए क्या है कि एक बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसा यही बच्चों के लिए मैं बताऊँ कि आप लोग जो हो तो बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखे होगे, तो साइकिल चलाते हो तो एकदम से आपने साइकिल नहीं चलाए होगे, 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे। बाइक भी चला रहे होगे तो 1 बार 2 बार तो आपका एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन क्या आपने बाइक चलाना साइकिल चलाना छोड़ा?
नहीं छोड़ा। उसी तरीके से हमें हमारा जो एक गोल जो सेट किया है वो गोल को कभी भी दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। एक गोल जो होता है कि नहीं, आप लोग जो यूपीएससी कर रहे हैं, आप लोगों ने गोल सेट किया है, हो सकता है किसी का आईएएस का होगा, किसी का आईएफएस का होगा, किसी का आईसीएस का होगा, किसी का और कुछ होगा। तो एक गोल जो है मुझे करना है, हम सिर्फ क्या करते हैं, नहीं मुझे यूपीएससी करना है, ठीक है करना है, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने टाइम बॉन्डेड गोल सेट किया है? सबसे मेन आपको अगर यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी आपको किसी भी चीज़ में अगर ये करना है तो आपको सबसे पहले होता है कि आपका टाइम बॉन्डेड गोल सेट होना चाहिए कि नहीं मुझे इस साल तक, आज अगर 2021 है तो 2022 में 23 में मुझे गोल सेट करना है। और वो गोल आपका अगर सेट हो गया है तो आप उसको आपके उस एज लिमिट तक उसको ट्राई कर सकते हो। अब क्या होता है कि हम करना है बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जब पढ़ाई करने का टाइम आता है तो हम कुछ दिन बड़े मेरे पास से अगर चले गए हो आप तो बहुत अच्छे से आप मोटिवेशन में आ जाते हो, पूरे जोश में आ जाते हो, घर को गए बराबर किताबें पढ़ना चालू कर देते हो। ये जोश जो है, ये जोश आपका हमेशा के लिए रहना चाहिए। आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि 6 घंटे 8 घंटे बैठिए, आप 1 घंटा बैठिए, उसके बाद 1.25 घंटा बैठिए, 1.5 घंटा बैठिए, टाइम पीरियड बढ़ाते बढ़ाते आपको ये करना है। आपको क्या पढ़ना है इसकी भी ज़रूरत है। आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर द हिंदू नहीं आता है तो आपको इंग्लिश न्यूज़ सुननी है चैनल्स पे। आपको इंग्लिश की डिक्शनरी लेके न्यूज़पेपर लेके बैठना है। हर कोई वर्ड का मीनिंग तो आपको पता नहीं होगा, तो जब एक आधा वर्ड हम उसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ लेते हैं लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आता तो हम आगे चले जाते हैं, तो उस वक्त हमें वहाँ रुकना है। हमें उसी न्यूज़पेपर पे वहाँ वही वर्ड जो वर्ड है वो हमारे रजिस्टर में लिखना है, उसके साथ हमारे पास जो डिक्शनरी है उससे उसको ढूंढना है। इस तरीके से हमें वोकैबुलरी भी तैयार करनी होगी। ये जब आप धीरे धीरे करना चालू करोगे और आपका जो टाइम बॉन्डेड गोल है, उस गोल जो आपको हमेशा बार बार बताएगा कि नहीं आपको करना है, और जो आप करना चाहते हो ये 10 लोगों को बताइए। जो भी आप करना चाहते हो 10 लोगों को बता के रखिए ताकि वो आपको पिंच करते रहे कि भाई क्या हुआ, हो गया क्या कलेक्टर तू, ऐसा अगर जब बोलेगा तो हमें अंदर से हमारा एक जो जज्बा है वो फिर से ये करेगा कि नहीं मैंने ऐसा बोला था, मुझे करना है। और ये जब जज्बा खड़ा होता है उस वक्त आपको पीछे हटने की कोई वजह ही नहीं होती है, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाओगे। यकीन है कि आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। दूसरी बात है, हमारा जो रीडिंग का जो है हम बहुत स्लो पढ़ते हैं, तो हमें इसमें एक स्पीड रीडिंग होता है, वो स्पीड रीडिंग भी हमें करना चाहिए। जैसे कि हम टाइपिंग में देखते हैं 40 वर्ड 50 वर्ड 60 वर्ड 80 वर्ड 100 वर्ड पर मिनट, तो हमें रीडिंग भी हमारा बढ़ाना चाहिए। जैसा अभी हम 160 वर्ड पर मिनट पढ़ रहे होंगे तो हमें वो 1000 पर मिनट 2000 पर मिनट कैसे होते हैं, किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये भी हम बताते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को ने उसका सही ढंग से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना छोड़ दो कि मैं ये कर नहीं सकता, ये जो दिमाग में हमारे निगेटिविटी भरी है इसे हमें निकालना होगा। आप हर कुछ कर सकते हो, हर कोई चीज़ हर कुछ कर सकते हो, बस एक ज़रूरत है आपके अंदर एक हौसला बुलंद होने की। और एक बार आपने जो सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो आपके टाइम बॉन्डेड गोल में ही होना चाहिए। इसलिए आपका एक टाइम बॉन्डेड सेटिंग भी होना चाहिए कि मुझे कब तक करना है, और वो जो करना है तो हम फिर से दूसरी बार ये करेंगे कि हर इंसान के पास 24 घंटे का समय होता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी के भी पास 24 घंटे का समय था। जो लोग सक्सेस हो रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे है, और जो लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे है। तो ये 24 घंटे में से 6 घंटा भी आप सोने में गंवाते हो तो आपके पास 18 घंटे बाकी है। ये 18 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे खाना खाने में या आप बाकी इसमें भी बिताते हो तो भी आपके पास 15 घंटे बाकी है। ये 15 घंटे में से भी और 5 घंटे हम वेस्ट निकाल देते हैं तो भी आपके पास 10 घंटे पढ़ाई के लिए पूरे पड़े हैं। क्या हम ये 10 घंटों का सही यूटिलाइज़ करते हैं? ये हर युवा ने अपने आप से पूछने वाला सवाल है कि मुझे जो 24 घंटा मिल रहा है इसका अगर मैं सही तरीके से यूटिलाइज़ करूँ तो मैं मेरे फैमिली का, मेरे देश का, मेरा अपना विकास करता हूँ।
इसके बाद फिर एक बताना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि बेटा आईएएस बनो बहुत पैसा मिलता है, आईपीएस बनो बहुत पैसा मिलता है। ऐसा जो सोच के आ रहे होंगे जो लोग यूपीएससी करना चाहते हैं या जो लोग और कोई ये करना चाहते हैं, उन्हें मैं विनम्रता से हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप लोग ऐसे फील्ड में ना आए, क्योंकि यूपीएससी एमपीएससी के जरिए जो अफसर बनते हैं वो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है उसे सुधारने के लिए बनते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। जो संविधान में घटनाओं को अमल नहीं होता है उसे अमल करने के लिए हम अधिकारी बनते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए। गौर गरीब जनता पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम बनते हैं, ना कि हम पैसा कमाने के लिए। तो आप एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, अच्छा आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, एमपीएससी के थ्रू जा सकते हो। डॉक्टर भी बनना है तो भी एक ख्याल में रखिए कि आप आपके पढ़ाई का पैसा कृपया मरीजों से ना निकाले। वो पैसा हमें, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें चैरिटी में काम कीजिए तो आपको जो पुण्य मिलेगा, आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसमें सेटिस्फाइड रहो। अपने बच्चों के लिए या अपने यहाँ कहीं सेमिनार रखना चाहते हैं तो मेरे फ्री में सेमिनार होते हैं, सिर्फ मेरा जाने आने का खर्चा होता है और पेट है तो एक टाइम का खाना होता है। तो आप लोग मुझसे कभी भी काउंसलिंग के लिए या सेमिनार के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर जो है 9623354396। फिर से एक बार रिपीट करूँगा, 9623354396, या फिर आप विदर्भ टीवी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र पालनदुरकर, जो कि एक सामाजिक अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। 24 से 25 साल उन्होंने भी सिविल सर्विस में काम किया है, जिसके बाद उन्होंने बीआरएस लेकर वो आज फ्री में काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को जो है गाइडेंस देते हैं। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि विदर्भ के युवा को रोज़गार इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को पीछे होकर सोचते हैं। अगर आपको सिविल सर्विस में आना है, आपको डिफेंस सर्विस में आना है, तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। एजुकेशन तो लेते हैं लेकिन दिशा जब हमें मिल जाती है तो हम सही राह पर चलते हैं और मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। तो आज विदर्भ के युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, इस विषय पर हमने बहुत सी बातें कही। तो अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं या फिर सेमिनार लेना चाहते हैं तो नीचे नरेंद्र पालनदुरकर सर का नंबर चल रहा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सामने अपने करियर में क्या करना चाहिए सही दिशा उनसे ले सकते हैं। कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ चेतना गानार, विदर्भ टीवी।